अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्वांटिटेटिव एबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे किसी भी किस्म का जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें इस टॉपिक की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और हमने इसका जो पार्ट 1 है अरिथमेटिक वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और हमारे लास्ट जो 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने सेट्स जो हैं नेचुरल नंबर से लेके ऑनवर्ड और रियल नंबर्स तक सारे जो हैं रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर्स और वो सारे हम लोगों ने सेट डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में इससे आगे जो अरिथमेटिक का पोर्शन है, मतलब जो जनरल टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं, हम आज उस पर काम करेंगे। जी, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अरिथमेटिक में मतलब ये ज़ीरो की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कि ज़ीरो का बिहेवियर जो है वो कहाँ पे या किस सेट में कैसा है, तो इस तरह से मतलब अरिथमेटिक में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसमें वो ये है ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, ठीक है। ये बात हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में जो लास्ट हम लोगों ने सेकंड पार्ट 2 था उसमें रियल नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सेंटर में ज़ीरो होता है और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ज़ीरो आपके पास जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़ीरो इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि ज़ीरो जो है वो इवन नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ज़ीरो उसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। और ज़ीरो जो है वो हमारे पास होल नंबर में आता है या हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो हमारे पास इवन इंटीजर है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो इवन नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो उनको जो है वो फुलफिल करता है, ठीक है। ज़ीरो इज अ स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे +1, +2, +3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, ज़ीरो इन सब में से जो होगा वो किसी भी पॉजिटिव नंबर से जो होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ज़ीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर ले लें, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ज़ीरो इन सब से बड़ा होगा, ठीक है। ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। फॉर एनी इंटीजर p, अगर हम कोई भी इंटीजर इन जनरल कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, p आपके पास जनरल कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, तो p मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है? ज़ीरो आता है। मतलब ये बात तो अंडरस्टूड है, आप लोगों को भी पता है। 1 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो और -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आता है? ज़ीरो आता है, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर p, अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर p है, इन जनरल कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, और इंटीजर मतलब उसमें ज़ीरो भी शामिल होगा, ठीक है। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय p, अगर हम ज़ीरो को डिवाइड कर रहे हैं p पे, यानी कि p इज अ डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0/p, ठीक है। तो ये अब आपके पास, आपको पता है ना, जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट्स में पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये 0/p और न्यूमरेटर में ज़ीरो हो तो वो आपके पास आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। यानी कि किसी भी जो है वो डिवाइजर से ज़ीरो को डिवाइड कर लें तो आंसर हमेशा क्या आता है? ज़ीरो आता है, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर p डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम कोई भी, अगर हमारे पास एक इंटीजर p है और अगर हम p को डिवाइड करते हैं ज़ीरो से, यानी कि इफ ज़ीरो इज अ डिवाइजर, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या लिखेंगे? p/0। तो ये वही बात है जो हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के सेट में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई से दो इंटीजर्स हैं और अगर हम उनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, के डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे p डिवाइडेड बाय ज़ीरो जब हमने इसको लिखा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये p/0 आ गया। और देखें, हमेशा याद रखें, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है। ये हम, इसमें हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आता। तो इसीलिए हम लोग रैशनल नंबर्स के सेट में ये कंडीशन देते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो।
नेक्स्ट इज फॉर एवरी इंटीजर p, हर इंटीजर p मतलब कोई भी इंटीजर ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है ना, हमने उसको z से डिनोट किया था और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं और साथ में जीरो भी आता है, ठीक है। p प्लस जीरो एंड p माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई भी इंटीजर ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स में से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो कहता है जीरो किसी भी नंबर में ऐड कर दें चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 प्लस जीरो, 2 माइनस जीरो, 3 प्लस जीरो, 3 माइनस जीरो, तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में जीरो को प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम ये कहेंगे कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें ना कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, अक्सर ये मतलब पूछा जाता है। और ये प्रॉपर्टीज भी हैं आपके पास, रियल नंबर्स भी की भी कह लें, ठीक है, या इंटीजर्स की भी कह लें, तो उसमें अगर पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो वो आपके पास आइडेंटिटी जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी दूसरे नंबर में ऐड कर दें तो उस दूसरे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जीरो ही एक ऐसा नंबर है कि इसको किसी भी नंबर में या किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें तो किसी भी इंटीजर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। So that is why zero is additive identity element. If the product of two or more numbers is zero, ठीक है, वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर वो कहता है कि हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट लें, यानी कि वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास, यानी कि उनका जो आंसर होता है मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो जीरो आ जाए, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, तो उनमें से कम एक नंबर जरूर जीरो होगा, ठीक है। आपको पता है कि नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या इंटीजर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाहिर है अगर उनका मल्टीप्लीकेशन से आंसर जीरो हो जाता है तो इट मींस दैट ये उसी सूरत में जीरो होगा अगर उनमें से कोई एक नंबर जीरो होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मैं लिख रही हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब देखें 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 6 आ जाता है, तो 6 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो तभी मेरे पास आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो अगर मतलब ये कि अगर कोई भी एक नंबर है मेरे पास, कोई भी नंबर, ठीक है, और अगर उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो तभी आंसर आपके पास 0 होगा। यानी कि अगर वो कहता है कि कोई एक या दो से ज्यादा नंबर ले लें, अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाता है तो इट मींस दैट 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 3 ले लें 4 ले लें, तो कम से कम उनमें से एक नंबर 0 तो जरूर होगा। उसी सूरत में आंसर 0 हो सकता है, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। नेक्स्ट इज इफ वी ऐड 2 नंबर्स एंड द आंसर इज 0। अगर वो कहता है कि हम कोई 2 नंबर्स को ऐड करें, ठीक है, और ऐड करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन दीज 2 नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो फिर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे का क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। गिव एन एग्जांपल। अच्छा, ये सोचें जरा कि मतलब ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे जिनको हम ऐड करें तो आंसर 0 आ जाता है। इट मींस दैट कि आपके जहन में ये बात होगी ना कि मतलब 2 में से जैसे 2 माइनस कर दे, ठीक है, तो तभी आंसर 0 आता है सेम नंबर्स में, तो ऐड करने पे क्या पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंटीजर्स हैं तो एक अगर आपका पॉजिटिव है तो सेम वही आप इंटीजर जो है नेगेटिव लेंगे और उसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर जो होंगे, फिर ये जैसे यहाँ पे एक नंबर मैंने p लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर मैंने p लिया है और एक मैंने माइनस p लिया है, तो p और माइनस p इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, p में से p माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इट मींस दैट p एंड माइनस p आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी कि एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हम कोई 2 इंटीजर्स या 2 नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मैंने ऊपर बताया था ना कौन सा एलिमेंट होता है, 0 होता है, यानी कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो इट मींस दैट वो दोनों नंबर्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे, क्योंकि ऐड करने से आंसर आ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। अच्छा, सपोज जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि मैंने कहा कि मैं एक नंबर जो है वो यहाँ पे लूँ अगर 2, ठीक
ठीक है, प्लस दूसरा नंबर मैं ले रही हूँ -2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 में से 2 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। इट मीन्स दैट 2 एंड -2 आर एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे ऑफ ईच अदर, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ 1, ठीक है। जैसे अब हम लोगों ने पिछली स्लाइड में 0 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ 1 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 0 और 1 जो है ये दो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है, ठीक है। 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम 1 की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फॉर एनी नंबर p, वो कहता है अगर हम कोई भी नंबर p ले लें, इन जनरल जो नंबर है उसको हमने p से रिप्रेजेंट किया, p कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर भी आप कंसीडर कर लें, p मल्टीप्लाई बाय 1, तो अगर हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर p ही आएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली p डिवाइडेड बाय 1, और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देख लें, हमने इसको अगर p डिवाइडेड बाय 1, हियर 1 इज अ डिवाइजर, तो जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, p ओवर 1, ठीक है। तो 1 जो है वो इसका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। और हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर में जब हम रैशनल नंबर्स डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था डिनोमिनेटर में 1 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अगर किसी 1 इज अ डिवाइजर तो किसी भी नंबर को जो है वो 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही नंबर इटसेल्फ, वही नंबर जो है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आता है, 1 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि 1 जो है वो हर नंबर का क्या है, डिवाइजर है। 1 हर नंबर का डिवाइजर है, ठीक है। और दूसरी सूरत में आप ये भी कह सकते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्राइम नंबर्स में पढ़ा था ना कि हर नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं उनके दो ही पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये जो 1 होता है ये हर नंबर का डिवाइजर होता है। जैसे यहाँ पे हमने p जो है उसको डिवाइड किया 1 पे, ठीक है। तो सो 1 इज अ डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर ले लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। कोई भी माइनस में कोई नेगेटिव में नंबर ले लें तो 1 इन सब नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर ले लेती हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4, ठीक है। तो अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 1 से तो आपको पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, तो 1 4s आर 4, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 0, ठीक है। सो 1 इज अ डिवाइजर। डिवाइजर क्या होगा, यानी कि जो उस नंबर को पूरे का पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इज इट क्लियर? 1 इज एन ऑड इंटीजर, और 1 जो है ये आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर है, ठीक है। यानी कि आपको पता है ऑड इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, आपके पास 1 से होते हैं। 0 को तो हमने कहा था कि 0 आपके पास इंटीजर जो है वो क्या है, इवन इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि वो इवन नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो फुलफिल करता है। सो जो स्मॉलेस्ट आपके पास ऑड इंटीजर है वो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 जो है वो हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी कि प्राइम नंबर्स होने के लिए जो कंडीशन है वो ये क्या है कि उसके कितने जो है डिवाइजर होने चाहिए। तो उसके 2 आपके पास जो है बेसिकली फैक्टर होते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसके 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक नंबर इटसेल्फ हो। तो हमारे पास तो 1 का एक ही फैक्टर बनता है और वो 1 इटसेल्फ है, ठीक है। तो मतलब 2 वाली वो कंडीशन पूरी भी नहीं होती, तो इसलिए ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आपको पता कहाँ से शुरू होता है, कुछ याद है, बताया था मैंने सबसे पहले लेक्चर में।
जो आपके पास इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो उसमें आपको पता है कि इंटीजर्स में अगर सिंपल इंटीजर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है, और उसमें जीरो भी शामिल होता है, ठीक है। और फिर जब हमने पॉजिटिव की बात की थी तो हमने कहा था कि पॉजिटिव कहाँ से इंटीजर्स शुरू होंगे, 1 से शुरू होंगे, तो जीरो क्यों नहीं आएगा। तो जीरो अभी हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है, जीरो ना तो आपके पास पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। सो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट इज फॉर एनी नंबर n, वो कहता है अगर हम कोई भी नंबर n ले लें तो 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो कहता है उस नंबर को अगर हम 1 की पावर बना दें तो 1 की जो मर्जी पावर ले लें, 1 की आप 1000, कोई लाख, कोई करोड़ तक भी जो मर्जी पावर ले लें, 1 की जो मर्जी पावर ले लें, 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 1 रेज टू पावर n का मतलब ये है कि 1 जितनी पावर होगी ना उतने टाइम्स ये आपके पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, आपके पास, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर अगर हम इसकी कोई एग्जांपल डिस्कस करें तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मैंने 1 की पावर 4 ले ली है, ठीक है, इसका मतलब है 1 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, ठीक है। तो 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने जीरो को डिस्कस किया था, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे, मतलब क्या डेफिनेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट की, मतलब ऐसा एलिमेंट अगर विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लीकेशन बात करें तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पर फर्क नहीं पड़ता, तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, 1 ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर वो ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ही एलिमेंट है और वो 1 है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वो ही रहता है, ठीक है। फॉर एनी नंबर p, अगर हम वो कहता है कोई भी नंबर एक p ले लेते हैं, ठीक है, p इन जनरल कोई भी नंबर है, p मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर p, अगर वो कहता है कि p को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन बात करेंगे ना तो p और, जैसे मैंने पीछे कहा था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करेंगे, p और माइनस p एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ठीक है, एडिटिव इनवर्स है। और अगर हम किसी नंबर का, अगर एक नंबर हमारे पास p है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले ले, मतलब उसका उलट कर ले, ठीक है, तो यानी कि जो उसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर बना दे, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास, आपको पता है कि p है, ठीक है। अच्छा, इन जनरल मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो मैंने कहा था इंटीजर्स को हम जो है वो उसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स की। तो ठीक है, एक नंबर p है, अगर हम कहते हैं कि ये फर्ज करें आपके पास कोई एक इंटीजर है, ठीक है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो मैंने बताया था ना उसका डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि अगर हम इसको जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दें और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दें, तो 1 डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और p जो है वो न्यूमरेटर था, अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमारे पास p से कैंसिल होकर तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, अंडरस्टूड होता है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना वो 1 होता है, तो p से कैंसिल होकर आंसर आपके पास क्या रह गया, 1 आ गया, यानी कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। सो p एंड 1 ओवर p आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो जो नंबर होगा वो और जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। दोबारा से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मैं डेफिनेशन रिपीट कर दूं कि अगर वो कहता है कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट है, 1, ठीक है, यानी कि अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, और ये इसी सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर जो भी नंबर लें तो हम उसको उसके रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करें तो उसी सूरत में ही आंसर 1 आ सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स,
ठीक है। ये हम लोग प्राइम नंबर से शुरू हो जाएं और हम लोग जो है इसी तरीके से इवन ऑड की डेफिनेशंस पढ़ ली और वो सारे, तो ये वर्ड फैक्टर और मल्टीपल्स बहुत दफा आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि फैक्टर्स में और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली का क्या मतलब है, यानी कि वो कहता है कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरे का पूरा डिवाइड करता है, एग्जैक्टली मीन पूरे का पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर उसका 0 आता है, ठीक है, इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, तो वो उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे सपोज गिवन एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ 32 कैन बी फाइंड एज, ठीक है। अगर हम एक नंबर 32 लेते हैं तो उसके हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। अभी लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वन में हमने एक बात पढ़ी थी कि वन इज अ डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। अच्छा, फैक्टर का वर्ड जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या आता है, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, यानी कि अगर एक नंबर्स को हम एक दो या दो से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो वो सारे जो नंबर्स होते हैं जो प्रोडक्ट में लिखे जाते हैं वो सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे 32 है तो 32 को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 32, क्योंकि 1 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी अभी हमने पीछे पढ़ा तो वो 32 ही आता है। सो 1 इज अ फैक्टर। और दूसरा आपके पास दो चीजें होती हैं, हम लोगों ने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़े थे कि 2 पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि 1 भी जो होता है वो डिवाइजर होता है और 32 हर नंबर अपने आप पे भी डिवाइड हो जाता है, ये तो अंडरस्टूड है, और 1 भी हर नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। सो 1 एंड 32 आर द फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे 1 भी फैक्टर है, 32 भी फैक्टर है, किसका, 32 का। तो वही बात होगी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो हर नंबर अपना ही फैक्टर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और हमने इसमें फैक्टर में हमने क्या होने ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या है, 32 आए, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। जब हमने 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 2 आर 32 हो गया, ठीक है। तो तब आपके पास 2 और 16 ये दोनों फैक्टर हैं किसके, 32 के। नेक्स्ट और कोई पॉसिबिलिटी, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 आर 32, तो 4 एंड 8 आपके पास जो है ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं किसके, 32 के, ठीक है। अगेन 8 4s आर 32, ठीक है। अब अच्छा, ये 4 8s आर 32 और यहाँ पे 8 4s आर 32, ठीक है। अब दोनों में आपके पास जो डिजिट्स हैं वो फैक्टर्स जो हैं वो सेम सेम है, तो जहां पे रेपिटेशन हो जाती है तो वहां पे हम आके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास सारे पॉसिबल फैक्टर्स है किसके, 32 के। सो फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1। अब इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 2 4 1 2 4 8, ठीक है। ये 4 और 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास जो है रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन में नहीं लिखेंगे। फिर 16 एंड 32, यानी कि यहां से लिखेंगे इसको और इस तरीके से फैक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। 1 2 4 8 ये रिपीट में आ रहे हैं, नहीं लिखेंगे। फिर 16 एंड 32, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 32। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, यानी कि एक नंबर का मल्टीपल क्या होता है। अच्छा, मल्टीपल से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि मल्टीपल्स का वर्ड जो है वो मल्टीप्लीकेशन से निकला है। इसका मतलब है कि हम अगर किसी नंबर को आगे से आगे मल्टीप्लाई करें तो वो उसके क्या जो आंसर आएगा वो उसका क्या बन जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। वो कहता है जो मल्टीपल होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, इज अ नंबर, वो एक ऐसा नंबर होता है दैट इज ऑब्टेन्ड जिसको हम हासिल करते हैं या लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर, उस नंबर को बाय एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर से। वो जो गिवन नंबर है जिसका मल्टीपल फाइंड करना है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है तो वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। गिवन एग्जांपल द मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20। अच्छा, ये इस तरह की कंडीशंस जो होती है ना, आप उठा के देखें अरिथमेटिक के तो एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर आया होता है कि 2 के 4 के 5 के 6 7 8 अप टू सो ऑन, इनके मल्टीपल्स लिखें लेस देन 30 35 40, इस तरह से कंडीशंस दी होती हैं, ठीक है। आर, तो इसका मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 2। बेसिकली ये आपके पास सारे इनको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ठीक है। जैसे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, सो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 is also a multiple of 2, ठीक है, and 8 is also a multiple of 2, ठीक है।
तो 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20। अब उसने हमसे क्या कहा था कि हमने 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि मल्टीपल क्या होते हैं, जो गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, इसको जब किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको जब हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो हमने 1 से ऑनवर्ड ले लिया, तो इसको मल्टीपल करते हैं तो जो आंसर आता है वो मल्टीपल होता है। जैसे हमने गिवन नंबर क्या था 2, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 2, तो सो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। फिर गिवन नंबर क्या था 2, 2 को जब हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4, आंसर क्या है 4, सो 4 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये मैंने मल्टीपल लिखे हैं 20 तक, लेकिन उसने हमें कंडीशन क्या दी है कि 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 लेने हैं आपने लेस देन 20, जो 20 से छोटे हो। तो 20 से छोटे जो मल्टीपल आते हैं वो आपके पास कहां तक आते हैं, 18 तक आते हैं। सो द मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20 आर, यहाँ से आपने ये सारे मल्टीपल्स होंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक हम इसको लिखेंगे। ठीक है, और 20 शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था लेस देन 20 लिखना है, 20 से छोटे लिखने। अगर वो कह देता है लेस देन इज इक्वल टू 20 तो फिर हम इसको 20 को भी शामिल कर लेते क्योंकि इक्वल का साइन आ जाता। ठीक है, यहाँ उसने हमें लेस देन कहा था, सो हमारे 18 तक जितने भी मल्टीपल्स हैं, और याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई करना किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का सेट हमेशा जो है वो शुरू कहां से होता है, 1 से शुरू होता है, इसलिए हम 2 1s are 2 लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 गिवन इंटीजर्स। वो कहता है कि अगर फर्ज करें ए और बी आपके पास कोई से 2 गिवन इंटीजर्स हैं, यानी कि ये अब दोनों हमने क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास 0 भी होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन इन्वॉल्व हो रही है तो डिवीजन को आपको पता है कि हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए जिस नंबर को हमने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाना है, तो आपको पता है ना कि जो स्पेशली डिवाइजर, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं डिवाइजर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, अगर वो कहता है कि हम ए को डिवाइड करते हैं किसके साथ, बी के साथ, लेट क्यू बी द कोशेंट। क्यू जो है वो क्या आता है, कोशेंट आता है। कोशेंट क्या होता है, जो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, एंड आर इज द रिमाइंडर, और आर क्या है, वो कहता है रिमाइंडर। देन डिवीजन एल्गोरिथम को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज ए इज इक्वल टू, ए क्या है आपके पास, ठीक है, डिविडेंड है, इज इक्वल टू बी आपके पास क्या था, डिवाइजर था, और क्यू क्या था आपके पास, कोशेंट था, प्लस आर, ये आपके पास। इस आपने डिवीजन एल्गोरिथम की इस इक्वेशन को जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है आपके पास। ये जो अगर हम, आपने ये छोटी क्लासेस में इस तरीके से डिवीजन की होगी जिसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो 39, ये जो डिवाइड के साइन के अंदर वैल्यू रखी जाती है, जैसे ये 39 है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, इन जनरल इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया। ये जो बाहर नंबर है लिखा जाता जिससे हमने डिवाइड करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, और इसको इन जनरल हमने किससे रिप्रेजेंट किया, बी से। ठीक है, अब देखें 5 7s are 35 होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर आंसर लिखते हैं इसको हम कोशेंट कहते हैं, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा 39 में से 35 माइनस किए तो वो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि डिवीजन इज अ रेपिटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन इज अ रेपिटेशन, एडिशन होती है, और इसी तरीके से डिवीजन जो होती है वो रेपिटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन होती है कि बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर, ये जो नीचे वैल्यू बची है ये इसका क्या आया, रिमाइंडर आया। ठीक है, अच्छा अब ये इसको हम क्या मजीद डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवाइजर देखें 5 है, डिवाइजर जो है वो बड़ा है और रिमाइंडर जो है वो छोटा है। तो ये बात यहां से याद रखनी है क्लियरली, 0 लेस देन आर लेस देन बी। आर क्या है आपके पास, आर इज अ रिमाइंडर, और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास जो है वो डिवाइजर है। यानी कि रिमाइंडर, अगर तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, ठीक है, तो 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो, लेकिन वो जो भी नंबर आएगा वो इस डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये जो कंडीशन है 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर है वो 0 और डिवाइजर के दरमियान में कोई भी वैल्यू होगी, ना तो वो 0 होगा और ना ही वो डिवाइजर के इक्वल होगा, ना रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर आपके पास 0 हो जाता है इसका मतलब है तो वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया ना, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, सो अगर नीचे कुछ बचता है, जैसे यहाँ पे 4 बचा
है। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो 0 और डिवाइजर वाली वैल्यू के दरमियान में होगी। जैसे यहाँ पे आपके पास डिवाइजर क्या है 5 है, तो आपको पता है कि फिर ये जो 4 है ये 0 और 5 के दरमियान में लाई करता है। ठीक है, इन जर्नल वी हैव, जर्नल इक्वेशन को अगर हम इसको एलेबोरेट करें तो ये क्या बनेगा, डिविडेंड, मतलब ये जो अंदर वाली वैल्यू है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया ये वाला, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, बी क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर में इसको ऐड कर दें तो ये अगर मतलब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये अभी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 39 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, हम जरा इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या हमारी ये वैल्यूज जो हैं वो सिंप्लीफाई होती हैं। डिविडेंड हमारे पास क्या है, डिविडेंड है हमारे पास 39 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवाइजर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट हमारे पास क्या आया, कोशेंट हमारे पास क्या आया 7, ठीक है, प्लस और रिमाइंडर क्या आया 4, ठीक है। तो 39 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले आपको पता है ना डेमैस रूल का, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 5 आर 35 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 39 इज इक्वल टू 35 प्लस 4, इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है 39। ये देखिए इक्वेशन जो है ट्रू हो गई आपके पास। इसका मतलब है ये जो अंदर नंबर रखा जाता है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ये किसके बराबर होगा, डिवाइजर को अगर हम कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम क्या डिविडेंड जो है ये जो हमने अंदर नंबर रखा हुआ है ये किसके बराबर होगा, अगर हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें जो रिमाइंडर आया है वो उसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो वो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो राइट हैंड साइड है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डिविडेंड के इक्वल बनेगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज डिविजिबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। हम ये बात अक्सर करते हैं कि ये नंबर इस नंबर पर डिविजिबल है, ये नंबर इस नंबर पर डिविजिबल है। तो बेसिकली डिविजिबल होता क्या है या इसका मतलब क्या है अभी हम ये देखते हैं। इफ अ नंबर डिवाइड्स अ सेकंड नंबर, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, एक को कहते हैं पहला नंबर है, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड दूसरा नंबर है, ठीक है, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, डिवाइड तो वो कर रहा है लेकिन वो कहता है, अच्छा डिवाइड देखें विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, अगर वो रिमाइंडर हो कुछ ना कुछ बचा हो तब भी तो हम डिवाइड तो कर ही रहे हैं ना उसको, डिवाइजर तो है ही है वो, ठीक है। अब वो डिवाइजर वो कहता है कि वो डिवाइजर जो है वो डिविजिबल बन जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सॉरी वो जो डिविडेंड है वो डिविजिबल बन जाता है अगर हम ऐसे कहें इफ अ नंबर डिवाइड्स अ सेकंड नंबर। वो कहता है कि अगर एक नंबर जो है वो सेकंड नंबर को डिवाइड कर देता है बगैर कोई रिमाइंडर छोड़े, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या आए 0 आए, देन वी से दैट द सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट नंबर। तो हम ये कहते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो डिविजिबल है, यानी कि पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है बगैर कोई रिमाइंडर छोड़े पहले नंबर के ऊपर। तो पहला नंबर क्या होता है, डिवाइजर होता है, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, डिविडेंड होगा, ठीक है। तो डिविडेंड इज डिविजिबल बाय डिवाइजर, ठीक है। और डिविडेंड जो है वो डिवाइजर के साथ डिविजिबल कब होगा, जब उसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचेगा, वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा। Give an example, the number 3 divides the number 21। वो कहता है कि जैसे हम कहते हैं कि एक नंबर हम 3 ले लें तो जो 3 है वो डिवाइड करता है किसको, नंबर 21 को, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, और जब वो डिवाइड करता है तो नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि नीचे जो है वो 0 आता है। देन वी से दैट 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम ये कहते हैं कि 21 जो है वो डिविजिबल है 3, ठीक है। जरा हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जो आपके पास आपको पता है ना डिविडेंड होता है, ठीक है, उसको हम अंदर रखते हैं और जो डिवाइजर होता है उसको हम बाहर रखते हैं। तो आपको पता है 3 7 आर 21, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। देखें 3 ने 21 को पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 मीन नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। सो इट मीन्स दैट 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम ये कहेंगे कि जो 21 है वो डिविजिबल है 3 के ऊपर, क्लियर
होप स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, मल्टीपल्स के, फैक्टर्स के, ठीक है, और प्रॉपर्टीज और जीरो और वन, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और स्पेशली इसमें बड़ा मतलब फोकस करने वाला कॉन्सेप्ट है जो आपका, और इसी से रिलेटेड आपकी इस इक्वेशन से रिलेटेड भी अरिथमेटिक में वो जो हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उस इक्वेशन से वैल्यूज जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं कि मतलब अगर एक नंबर आपके पास डिविडेंड ये है और जो है वो रिमाइंडर ये है और उसका जो है वो क्वोशंट ये आ रहा है, तो बताएं उसका डिवाइजर क्या होगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन में हम वो वैल्यूज पुट करके तो वो जो एक वैल्यू मिसिंग होगी वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।